नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जिसका हम लोग 1 से लेके 5 तक एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे। और ये ज्योग्राफी क्लास 8 का लास्ट टॉपिक है 6 लेसन मानव संसाधन। ठीक है, आज हम लोग इसको अच्छे से रीडिंग लगाएंगे और जो एग्ज़ाम में पूछने वाले इम्पोर्टेंट लाइन है उसको अंडरलाइन करते हुए कॉपी में भी नोट करेंगे। चलिए टॉपिक को हम लोग अब शुरू करते हैं। टॉपिक है मानव संसाधन। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उस संसाधन में परिवर्तन कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वास्थ्य, शिक्षा और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों के भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षणिक स्तर, आयु और लिंग में एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, देखते हैं क्या है। तो मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं। मेरे गांव में 1000 लोग हैं। आपके विचार से विश्व में कितने लोग होंगे? मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। 1 अरब में कितने शून्य होते हैं? इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे? चलिए पहले यहाँ से देखते हैं। क्या आप जानते हैं भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। 1985 में मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। तो कब एक मंत्रालय बना था? 1985 में। चलिए, और क्या आप जानते हैं, इसको भी देखेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY ठीक है, एक योजना आया था। कब? तो 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक के प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था। कौन सा? तो प्रधानमंत्री कौशल योजना। कब आया था? तो 2015 में। ठीक है, 15 से 20 तक में प्रशिक्षण करने के लिए उद्देश्य शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य सभ्य और मौजूद रोजगार अर्जक के गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने, रोजगार योग्य कौशल की योग्यताओं को प्रोत्साहित करना है। जनसंख्या का वितरण। अब देखते हैं कि जनसंख्या का वितरण कैसे होता है। ठीक है, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार के लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ लोग बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुववृत्त के दक्षिण की ओर अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। चलिए,
इसको भी देखते हैं। विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में, इसका डायग्राम है, ये है एरिया में, एशिया में रहता है, ये वाला कलर का यूरोप में, ये वाला अफ्रीका में, ये मध्य व दक्षिण अमेरिका में रहते हैं, उत्तरी अमेरिका में, और ये है लास्ट वाला ग्रीन जो है ओशियाना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के प्रशांत महासागर द्वीपों में। ये देखिए सब कलर का अलग अलग किस क्षेत्र में कितना है, ठीक है। महाद्वीपों के अनुसार विश्व की जनसंख्या है, देखिए कहाँ पे कितना जनसंख्या का मिलियन में कैसे है। चीन में सबसे ज़्यादा है, भारत में, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापानी सब में धीरे धीरे कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है, चीन। अभी तो चीन से को भी पीछे कर दिया है, भारत टॉप पे 1 पे, ठीक है। विश्व में घनी आबादी वाले देशों के विश्व रूपरेखा मानचित्र पर इन देशों का चिन्हित करें। अभी तो भारत आ गया है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं क्रियाकलाप में। क्रियाकलाप है, चित्र 6.1 का अध्ययन कीजिए और खोजिए विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में निम्न के अनुसार जनसंख्या है। सबसे ज़्यादा तो किस में है सबसे ज़्यादा तो इसमें हो जाएगा ना, ख नंबर केवल 13%। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 3rd पेज में। चलिए देखते हैं जनसंख्या घनत्व क्या होता है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है इसको देखते हैं, ठीक है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग। पृथ्वी पृष्ठ में एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में, इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में है, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर पूछ दे भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। चलिए इसको भी थोड़ा हम लोग देखते हुए चलते हैं क्या है। तो यहाँ पे ये कह रहा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक। पहले इसको देख लेते हैं क्या है। जब कक्षा में पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तो हमारी कक्षा बहुत भरी हुई दिखती है, लेकिन जब यही विद्यार्थी स्कूल के सभा भवन में बैठते हैं तब वह कक्षा खुला और खाली दिखाई पड़ता है। क्यों? फिर ये गर्ल्स कह रही है कि क्योंकि सभा भवन का आकार या क्षेत्र कक्षा से बड़ा होता है, लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाते हैं तब सभा भवन भी भरा हुआ दिखने लगता है। क्योंकि सभी लोग रहते हैं तो भरा भरा लगता है, नहीं रहता है तो खालीपन दिखने लगता है, ठीक है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है, तो भौगोलिक कारक पहले देखते हैं। भौगोलिक कारक में क्या है, स्थलाकृति। स्थलाकृति लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र खेती विनिर्माण और यह क्षेत्र जो है ना, स्थलाकृति क्षेत्र जो होता है ये खेती के लिए भी है और विनिर्माण के लिए है और सेवा क्रियाओं के लिए है और के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन क्या होता है? जलवायु परिवर्तन क्या होता है, तो जलवायु का देखते हैं। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। मृदा में क्या है, उपजाऊ मृदाओं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में वांग, हीचुआंग, जयांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ भूमि मैदान बसे हुए क्षेत्र हैं। अब देखते हैं जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। लवणीय न अलवणीय अच्छा पानी। विश्व की नदी घाटियों घने बसे क्षेत्र, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। खनिज। खनिज को देखते हैं। खनिज में निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित
किया है। और इसमें है कुछ कुछ देख लेते हैं यहाँ पे क्या है क्रियाकलाप। चित्र 6.2 में देखें, पता लगाएं कि इनमें से कितने देश एशिया में है। संसार के मानचित्र पर उन्हें विभिन्न रंगों को चिन्हित करें। ठीक है, चलिए अब क्या है, सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक कारक। सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। पहले सबसे पहले देखेंगे आर्थिक कारक क्या है। औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में अशोका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक कारक, धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक कारक क्या है, तो सामाजिक कारक अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे। उदाहरण के लिए पुणे। जनसंख्या परिवर्तन, अब जनसंख्या परिवर्तन क्या है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य है कि एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रहती है, यह कई गुना बढ़ गई, जैसे चित्र 6.3 में दिखाया गया है। क्यों ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी। सभी लोग के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों के लिए भोजन की आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई। 150 वर्ष बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर में कमी होना, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत कुछ अधिक रही है। जन्मों के साधारण जन्म दर आंका जा सकता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को भी प्रति 1000 व्यक्तियों के मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने को हम लोग को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। और जन्म दर निकालने के लिए 1000 से मापा जाता है और मृत्यु दर भी 1000 पे ही मापा जाता है। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में, इधर पहले देख लेते हैं क्या है ये डायग्राम, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए, शब्दावली जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या है, तो यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है, जीवन प्रत्याशा कहते हैं। चलिए देखिए कहाँ पे क्या है, ये मिलियन है, कितना बाप रे इतना मिलियन, कब, 2025 का आंकड़ा इसमें दिया हुआ है। चलिए देखिए कैसे कैसे है इसमें। न्यू एनसीईआरटी से ही ये बुक है, इस वजह से सारा डाटा इसमें न्यूज वाला ही है। देखिए 500 ईसा पूर्व में 100 मिलियन था, 170 मिलियन, 1000 टू इतना, 1500 के पास इतना, 18, 1900 और अभी लास्ट में है कितना, लास्ट में कितना है तो 2025 में देखिए सबसे बेसी हो गया होगा जनसंख्या, कितना हो गया तो 8525 मिलियन। ये पहले का आंकड़ा है, तब फिर भी ये अनुमानित था और सही ही था। चलिए यहाँ भी देखते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे डायग्राम बनाया गया है।
ये जनसंख्या वृद्धि है, जन्म दर ज़्यादा है, मृत्यु दर कम है, तो पक्का है कि जनसंख्या वृद्धि होगा। जनसंख्या स्थिर, जन्म दर भी बराबर है, मृत्यु दर भी बराबर है इससे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि नहीं होगा। जनसंख्या दर में कमी होगा, जन्म दर कम होगा, मृत्यु दर ज़्यादा होगा, तो उस समय क्या हो जाएगा कि जनसंख्या कम होगा। मृत्यु दर से जन्म दर अधिक होना जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना तो जनसंख्या एक जैसी रहती है, जन्म दर और मृत्यु दर अधिक होना तो जनसंख्या कम होती है। जनसंख्या का संतुलन अब देखते हैं। यहाँ पे पहले है शब्दावली की अप्रवास और उत्प्रवास क्या है, दोनों को समझते हैं। अप्रवास और उत्प्रवास क्या है? जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो उसको अप्रवास कहते हैं, और उत्प्रवास जब व्यक्ति एक देश छोड़ता है, जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है तो क्या कहते हैं? उत्प्रवास। और जब एक व्यक्ति नए देश में जाता है तो उसको क्या कहते हैं? अप्रवास। चलिए इसको भी पढ़ते हैं, यहाँ डिटेल्स में दिया हुआ है। जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या का आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, और प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास तथा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण संख्या में कमी अनुभव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की संख्या प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कमी विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। चित्र 6.5 यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में से यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे मृत्यु दर बढ़ रही है। अन्य देश जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है, मतलब दोनों इक्वल में, संतुलन में है। चलिए ये है एटलस है, क्या चीज़ का एटलस है? तो जनसंख्या वृद्धि दर की अलग अलग दर है, मतलब कि कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, कौन सा मतलब ये कर्क रेखा क्या है जो है, सब मकर रेखा कहाँ पे कितना प्रभावित हो रहा है यहाँ पे दिया हुआ एटलस में। ठीक है, चलिए जनसंख्या संगठन। अब जनसंख्या संगठन, किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश की आर्थिक विकास के स्तर को कुछ अंतर नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, जैसे भारत में अधिक हो गया है, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर में कुछ अंतर नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। ठीक है, एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझाने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है कि जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, ये है क्या, पहले इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये क्या है? सोचे प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक संभाव्य संसाधन है। मानव संसाधन के रूप में आपका क्या योगदान होगा? देखिए क्या क्या कौन कौन क्या करता है। मैं एक किसान हूँ, ये कह रहा है। मैं घर की देखभाल करती हूँ, हाउसवाइफ है। मैं
सेतु बनाता हूँ, ठीक है, कारीगर है ये। मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाता हूँ। मैं विवाह समारोह में गाता हूँ। मैं कैंसर उपचार के लिए औषधि के लिए शोध कर रही हूँ। सब अपना अपना सहयोग कर रहा है, ठीक है। मानव संसाधन का एक लोग क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है, योग्य बना रहा है उसको, ठीक है। चलिए अब इधर है क्या, जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायक करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और किस प्रकार की व्यवस्था में लगे हैं, उनकी आय क्या स्तर का है और स्वास्थ्य दिशाएं कैसी है। एक देश जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है। जनसंख्या पिरामिड होता है ऐसे, ठीक है, जिसमें सब आंकड़ा बताया जाता है, जिसे आयु लिंग भी पिरामिड भी कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड है जिसको क्या कहते हैं, आयु लिंग पिरामिड, यहाँ पे है, ये है, ठीक है, एक जनसंख्या पिरामिड है। चलिए पहले हम लोग किधर गया, पहले हम लोग यहाँ से इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद पिरामिड पे जाएंगे। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, एकदम इम्पोर्टेंट लाइन है, सीटेड में तो ये लाइन बाय लाइन पूछा जाता है, अदरवाइज अदर कंपटीशन में भी ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न रहता है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न रहता है, तो ये से यहाँ से पूछा जाता है जनसंख्या पिरामिड से, ठीक है। इसको आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। कितना, 5 से 9 वर्ष और 10 से 14 वर्ष। दूसरा पॉइंट है, कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियों को उपविभाजित है। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देशों में रहने वाले लोग की कहानी बताता है। बच्चे की संख्या 15 वर्ष से नीचे, निचले भाग। ये त्रिभुजा प्रतीत होने वाला आरेख क्या है, यहाँ जनसंख्या पिरामिड है, ये पूछ रही है। और ये क्या 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 किसका क्या प्रश्न है, थोड़ा सा देखते हैं। ये पूछ रहा है वह क्या है, तो पूछ रहा है एक देश में पुरुष और स्त्रियों की वर्तमान जनसंख्या उनके आयु वर्ग में दर्शाया है। फिर ये पूछ रहा है क्या मैं डिटेक्टिव बन सकता हूं और एक देश की जनसंख्या का पता लगा सकता हूं। आवश्यक, हम 3 देशों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये पिरामिड है, इसको हम लोग समझते हैं। थोड़ा इसका ब्लर है आज का PDF, ठीक है। यह है एक जनसंख्या का पिरामिड, ठीक है। यहाँ से 0 से 4, 9, 10 से 14, 15 से 9, इधर मेल है, इधर मेल है, इधर फीमेल है, स्त्री और पुरुष है, ठीक है। कितना क्या क्या है सब इसके बारे में दर्शाया गया हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे भी है, यहाँ केनिया का पिरामिड है, उसके बाद भी होगा, उसके बाद खत्म है, इस चैप्टर के बाद टॉपिक खत्म है। में दिखाई गई है और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों का है, सबसे ऊपर क्या है, वृद्ध लोगों का है। 65 वर्ष से अधिक वाला की संख्या दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है, सबसे ऊपर वाला। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 वर्ग के लोग आर्थिक रूप से सक्रिय में रखा जाता है। कार्यरत कितना रखा जाता है, 15 से 65, और युवा हो जाता है 15 वर्ष से कम आयु के लिए, और वृद्ध आश्रित हो जाता है कितना, 65 वर्ष से अधिक आयु के लिए। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है। आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा जाता है 15 से 65 वर्ग को, ठीक है। ये चित्र है केनिया, पिरामिड का देश है, ठीक है। ऊपर मरने वाले की संख्या कम है, वृद्धों की संख्या यहाँ केनिया में, युवा का ज़्यादा है, ठीक है। वर्ग कार्यरत वाला का भी है ठीक ठाक, लेकिन बूढ़ों और स्त्रियों दोनों में ठीक संतुलन है केनिया का पिरामिड में। चलिए, एक देश के जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, ठीक है। आधार पर चौड़ा और ऊपर तीव्र से सकड़ा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु
शैशव काल में ही हो जाता है। कहाँ का? केन्या में। इसलिए वृद्ध नहीं हो पाता है और मतलब ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पे नहीं होता है। जन्म लेता है, कुछ रीजन के कारण उसकी शैशवास काल में ही मृत्यु हो जाता है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वो वृद्ध लोग बहुत कम है। इस स्थिति को केन्या का पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। चित्र 6.7 यहाँ जो है ये बहुत ठीक नहीं है। बच्चा का बहुत औसत दर जो है ना बहुत गिरा पड़ा है यहाँ का। और यहाँ का भारत का पिरामिड है। भारत का पिरामिड भी देखते हैं, इसको पढ़ने का भी प्रयास करेंगे। चलिए, जिन देशों की मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है तो युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है। ठीक है, ये वाला पार्ट चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तथा जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड को दृष्टिगोचर होता है। चित्र 6.8 इस प्रकार जनसंख्या में है, युवा सापेक्ष अधिक है। इसका अर्थ है मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति। ठीक है, ये भारत का पिरामिड है। भारत में सारा कुछ ठीक ठाक ही है। ठीक है, अभी तो फिलहाल ठीक है, भारत का पिरामिड है। और यहाँ पे क्या कह रहा है? कम जन दर वाले जापान जैसे देशों का आधार भी पिरामिड सकरा है। जापान का इधर होगा, किधर है? एक जापान का पिरामिड है, देखिए कैसा है, एकदम उल्टा है, एकदम गजब का है। नीचे युवा बच्चा भी नहीं है, यहाँ थोड़ा बीच में बड़ा है, फिर इधर भी बूढ़ों लोग का भी कम है। कारगर वाला ठीक है, कार्यरत वाला ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ से आयु निर्धारित करते हैं, कितना था? 15 से 65 वर्ष यहाँ तक का। ठीक है, कार्यरत वाला। जापान जैसे देशों में आधार पिरामिड का सकरा है। घटती मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन्म किसी राष्ट्र की भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने के और अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक ही शिक्षित किया जाना चाहिए। चलिए, अब कुछ प्रश्न है, हम लोग करते हुए चलेंगे, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। चलिए, लॉन्ग क्वेश्चन बाद में कराया जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, सही को चिन्हित कीजिए। जनसंख्या वितरण शब्द का तात्पर्य क्या है? जनसंख्या वितरण का तात्पर्य क्या है? जनसंख्या वितरण का तात्पर्य क्या है? जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है? तो किसी देश के क्षेत्र के लोग रूप में, किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है, वे 3 मुख्य कारक कौन कौन से जनसंख्या में परिवर्तन होता है? क्या क्या होता है? तो जन्म मृत्यु और प्रवास। जन्म भी मृत्यु और प्रवास के कारण जनसंख्या परिवर्तन होता है। 3 नंबर प्रश्न है, 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी कितना? तो 6 अरब हो गया था। जनसंख्या पिरामिड क्या है? जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेख्य रूप करता है जनसंख्या पिरामिड। चलिए, और है प्रश्न। अच्छा, यहाँ पे भी है 3 नंबर 1 भरने के लिए। क्या कह रहा है? विरल, नीचे दिए शब्दों का उपयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। विरल, अनुकूल, प्रति, कृत्रिम, उर्वरक, प्राकृतिक, चरम, घना। जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब यह क्या होता है? घना बसा हुआ बन जाता है। इसके प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत अनुकूल जलवायु और प्राकृतिक संसाधन को आपूर्ति और उर्वर जमीन आते हैं। ठीक है, यही था कि जब लोग क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तो घना बसा हुआ बन जाता है। इसके प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत अनुकूल जलवायु,
और प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति और उर्वर जमीन आते हैं या उर्वरक जमीन आते हैं। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ये था हमारा 8 टॉपिक क्लास 8 का ज्योग्राफी का लेसन 6, जो कि आज हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी टोटल कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास 8 का हिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे कल से। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद। और एक बात, जितने भी क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तीनों का प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है न्यू एनसीईआरटी से। तीनों सोशल साइंस का सभी क्लास है, सिविक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री 6, 7, 8 तक का। धीरे धीरे हम लोग 12 तक कंप्लीट करेंगे। जिसको पढ़ना हो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं। चलिए धन्यवाद।